बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सली। नाज़रीन, भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए यूनान, स्वीडन और तुर्किया के हुकाम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब के राब्ते हुए, जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने आज कामयाबी के साथ अब्दाली मिसाइल सिस्टम का तरबियती तजुर्बा किया है, जिसमें ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने आज कामयाबी के साथ अब्दाली मिसाइल सिस्टम का तरबियती तजुर्बा किया है, जिसमें ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। देखिए जी, अब्दाली का आज तजुर्बा हुआ है, कामयाब तजुर्बा, लेकिन इसमें जो इस वक्त की सूरत हाल है वो कुछ वो जो सुनजू आर्ट ऑफ वॉर में कहा हुआ है ना, चाइनीज़ फिलोसफर और स्ट्रेटजिस्ट और बड़ा शख्स, कि आप गोली चलाए बगैर सबसे बेहतरीन फतह होती है कि आप गोली चलाए बगैर कोई जंग जीत लें। तो ये कुछ ऐसा सिलसिला हुआ है कि एक तो वो जो सानहा पेश आया है, जो कि बड़ा जुल्म हुआ है वहाँ पे, वो जो 26 सयाहों का कत्ल हुआ है, वो सारा का सारा अभी एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा दुनिया भर के सामने और भारतीय अवाम के सामने और पाकिस्तान के सामने भी, कि वो आखिर क्या था। जी। दूसरा यह है कि जिस तरह फिर उस पर पर्दा डाला गया और खामोशी अख्तियार की गई, और मुकम्मल आज तक मुकम्मल खामोशी ही है, कोई बयान तो सरकारी नहीं आया किसी किस्म का। ये चुन चुन के मार देंगे, ये तो किसी फिल्म का डायलॉग भी रहा है गालिबन, चुन चुन के मारूंगा, तो वही उनके राजनाथ जी की तरफ से आया था। बाकी तो कोई उनकी तरफ से संजीदा ना बात हुई है ना कुछ हुआ है। और अब ये मामला कहीं दुनिया की नज़र में शायद बैक बर्नर पे चला गया है, या क्योंकि फौरी तौर पे आप एक बात करते हैं ना, आते हैं सामने, फेस करते हैं, जो मैं पहले भी, अब उसमें यह है कि अब ये जो एग्रेशन था उनका, फौरी तौर पे गुस्सा एकदम जाहो जलाल जो मीडिया पे आया था, उनके लोग तो पूछ रहे थे कि भाई क्या, वो अपना अब जो है वो दम तोड़ रहा है और वो उसको एक स्ट्रेटजी के रंग दे रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि ये जो शिकस्त होती है इसमें कभी डिफीट्स को माना नहीं जाता, इसमें कहा था स्ट्रेटेजिक विड्रॉल हो गया है जी, हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, हम इस वक्त मतलब है कि मतलब स्ट्रेटेजिकली, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली इसको ये ज़्यादा अरसे रहेगा नहीं मामला, इसको इस पर पर्दापोशी रहेगी नहीं, ये मामला खुलेगा और आगे चलेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रही है कि रिएक्शन क्यों नहीं आया। एक तो उनकी तरफ से, हमारी तरफ से भी बात हो रही है, उधर भी डिस्कस हो रही है कि रिएक्शन क्यों नहीं आया, क्या हुआ, क्यों खामोशी है क्या। लेकिन अब ये बात यहाँ पे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में और बाहर काफ़ी जगहों पे ये बात डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान ने इनके राफेल तैयारों को इंगेज कर लिया था, और वो बहुत एक हज़ीमत का सामना करना पड़ता भारत को भी, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो हैं वो जाहिर है कि फ्रांस के साथ, बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात है, और आप जब एक राफेल को गिरा दें नीचे, ये राफेल लॉक हो गया था, मतलब लॉक हो गया था, और मतलब है कि वो जो हमारे यहाँ से J-10C तैयारी और बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे और बड़े जदीद वो जो 4.5 जनरेशन के और अपग्रेडेड, उसमें मकामी सतह पे जो टेक्नोलॉजी है, मकामी सतह पे, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि हर मुल्क को अपना खुद एक दिफाई निज़ाम तैयार करना चाहिए, बजाय इसके कि इधर की रोड़ी, इधर का माशा, इधर से पत्थर, इधर से कंकर, इधर से पत्ते दो जोड़ जाड़ के एक चीज़ बना के। आपको अपना एक सिस्टम भी आपका होना चाहिए दुनिया भर के साथ, फिर आप उसको अपने सिस्टम अपने मुताबिक आप उसको अपग्रेड करते हैं। तो ये पिछले कोई 3-4 सालों में जब से पुलवामा हुआ है, अच्छा ये मैं वैसे एक बात आपको बताऊं कि सर्जिकल स्ट्राइक, ये मेरी कुछ बड़े एक बहुत सीनियर और बड़े ज़बरदस्त किस्म के, दबंग किस्म के एक मिलिट्री फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल जो हैं उनसे बात हो रही थी, तो वैसे मैंने
जिक्र किया कि सर्जिकल स्ट्राइक वो करेंगे, तो मुझे उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या चीज़ होती है। तो मैंने कहा जी सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक कुछ है ही नहीं, एक फिक्शन है, आप इसको जाके चेक करें और ख़ुद इसको देखेंगे ये क्या है। अच्छा मैं फिर आके मैंने कहा ये तो इन्होंने बड़ी बात, उन्होंने कहा जी सर्जिकल स्ट्राइक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये एक फिक्शन, एक फ़र्जी लफ्ज़ उन्होंने बनाया है। वही लेकिन ना सर्जिकल मतलब सर्जन, स्ट्राइक, तो ये आपके तस्वुर में ये बात आती है कि भाई कोई बहुत ही प्रिसीजन, कुछ बहुत एग्जैक्ट टारगेट को आपने हिट करना है, तो वो तो नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? मैंने फिर आके इसको देखा, मैंने और लोगों से भी पूछा इस पे, तो इसको देखा कि ये कभी ये टर्म इस्तेमाल हुई है, पता चला कभी भी नहीं हुई। ये मिलिट्री की टर्म ही नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक, प्रिसीजन स्ट्राइक होती है। स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा आप उसको ये शो करें दुनिया के सामने कि बिल्कुल प्रिसाइज हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम बिल्कुल वो ज़मीन पे चूंटी भी जा रही हो तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, जो अमेरिकन भी नहीं कर पा रहे अब रेड सी में, तो वो इतनी हमारे पास आ गई है कि हम वो सर्जिकल बिल्कुल। तो 2 दफ़ा हुआ, एक दफ़ा तो दरख्त पर गिर गए शायद 2016 में, दूसरी दफ़ा जहाज़ ही गिर गया, बंदा गिर पकड़ा गया। उस पर भी सवाल हैं अभी तक कि वो एक जहाज़ था या 2 जहाज़ थे। एक हमने मतलब होता है ना कि वो मतलब एक के मतलब बाय वन मतलब या डाउन वन गेट अनदर फ्री वाला चक्कर हो गया था, वो अभी तक एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा वैसे, ये कि एक था या 2 थे। तो सर्जिकल स्ट्राइक नामी कोई चीज़ नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि उस दिन जहाज़ रात को इनका राफेल या तैयारे जो मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर की तरफ दाखिल हुए और वो लॉक हो गए थे। लॉक से मतलब ये है कि वो अपना उनका सिस्टम उनको पता नहीं था। अभिनंदन के साथ भी ऐसे हुआ था ना, ये अभिनंदन जिस जहाज़ में यहाँ पे मौसूद तशरीफ लाए थे तो ये खो गए थे, इनका मैं किधर हूँ, ये नीचे कलकत्ता है कि दिल्ली में क्या हो, तो ट्रक करके वो नीचे। तो ये है कि ये वो पूरा जैमर्स के ज़रिए उनको लॉक करके और बिल्कुल वो फारिग हो गए थे हवा में कि हम किधर हैं भाई, ठीक है ना। तो वो उसके बाद फिर उन्होंने पलटा खाया और राफेल तैयारे इनके जो हैं, ये बात बिल्कुल तय हो गई कि राफेल तैयारे जो हैं वो हमारे पास जो तैयारे मौजूद हैं बहुत सारी मतलब एक पे तो आप अपना डिपेंड नहीं करते ना, तो लेकिन उसमें जो सबसे बेहतरीन इस वक्त दुनिया का जो माया नाज तरीन तैयारे हैं वो J-10C तैयारे हैं, जो पिछले जब इनके राफेल शाफेल वहाँ आने शुरू हुए थे तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने फिर ये चाइना के साथ लिए और उस वक्त से पाकिस्तान उनको अपग्रेड भी कर रहा है, ट्रेन भी कर रहे हैं पायलट सारे। तो वो जब ये आए तो ये तो नए है ना, राफेल आए, मुझे तो राफेल आए, मैं चलाऊँगा। तो वो ना उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग थी, वो बच्चों की तरह जहाज़ पे चढ़ बढ़ गए होंगे इनके पायलट, ठीक है ना, नया है, मैं चलाऊँगा, उनका भी ट्रेनिंग है, उनका छोड़ा मैं जाता हूँ जो उस चक्कर में वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है। और यहाँ बिल्कुल जो है वो एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी भी खुद डेवलप की हुई है, फिर उसके बाद पायलट्स में वो बहुत उस पर ट्रेन है। और ये एक सेटअप तो नहीं होता ना कि सिर्फ तैयारे पर ग्राउंड से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, स्पेस से भी आ रही है, हर तरफ से आ रही है, और साथ ही ये है कि बाकी जो डोमेन्स हैं, स्पेक्ट्रम्स हैं, उधर समंदर में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात इसमें है तो ये है कि जो अमेरिका की तरफ से इनको सपोर्ट ना मिलनी थी, ना मिली। अच्छा, अब व्हाट नेक्स्ट? ईयू की जो है, ईयू की तरफ से आज इनको कह दिया गया है, तो ईयू को भी खूब लान तान हो रही है, वहाँ पे गालियाँ वालियाँ दी जा रही हैं तमाम ईयू को। उन्होंने भी कहा है कि रिस्ट्रेन करें, आप इसको एस्केलेशन से रोकें। और जैसे मैंने आपसे देखें, होता यह है कि जो प्रोपेगेंडा है ना, प्रोपेगेंडा जंग का हमेशा जंगों का एक बहुत अहम हिस्सा है प्रोपेगेंडा। लेकिन अगर आप कौम को मुस्तकिल एक प्रोपेगेंडे के ही फेज में रख देंगे ना, तो वो फिर इम्यून हो जाएगी कौम। मतलब हम पाकिस्तान में बैठे हैं, अब ये बात हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए एक सानिया पेश आया, उसके बाद जो है वो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला किसने किया है, वहाँ वो लोग बरतरफ होने शुरू हो गए, वो पाकिस्तान के बारे में उनका मीडिया, इसलिए हम डिस्कस करें। वरना हमारे यहाँ कभी हिस्टेरिया देखा आपने पाकिस्तान में इंडिया के बारे में? नहीं होता। वहाँ देखिए आप, वो जो कांस्टेंट हिस्टेरिया में आप रखेंगे ना, लोग इम्यून हो जाते हैं।
कि यार ये तो कह रहे हैं भाई ये कर बदला लेंगे, वो कहते हैं यार ये तो रोज़ बोलता है यार बदला लेंगे, क्या है तो मतलब वो तो फिर इम्यून हो जाते हैं ना लोग। तो सीरियस नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनी। फिल्मों के नतीजे में वो कल्चर एक ऐसा बन गया कि लोगों को पता है कि जो भी कुछ होना है यहाँ पर कोई बच्चा किसी गटर में गिर जाएगा तो कहेंगे गटर जो है आपको इसलिए गिरा है कि ढक्कन पाकिस्तान के लोग ले गए थे उठा के। मतलब ये इस तरह के जब फेज में ले जाएंगे आप, तो वो इतनी प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनी। ये देखें ना, ये उरी के नाम से इनकी फिल्म एक आई, वो उसमें जनाब एक फिक्शनल मूवी है, वो ये प्रोपेगेंडा फिल्म सारी। आखिर में अगर ये होना था ना, मैं आपसे उस दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से, कि अगर आखिर में ये होना था ना 2014 से लेकर 2025 तक, तो ये 10 साल जो है ना वो दुनिया के भी बर्बाद हुए, इनके भी बर्बाद हुए, लोगों के जहनों में भी जहर भरा गया। अब उसको वापस, असल बात यह है कि लोगों के जहनों में जो जहर भरा गया वो कैसे निकाला जाता है, उसका क्या तरीक़ा है। जो लोगों में इतनी नफरत फैला दी आपने कि वो गले काटने पे उतर गए मुसलमानों के और बाकी जो वहाँ पे लोग रहते हैं या आपके अपने जो मुखालफीन हैं उनके, तो वो ये बड़ा मसला है कि उस जहर का तरीक़ा कैसे होगा। डीएस्केलेशन आप फौज के लेवल पे, सफारती लेवल पे तो कर लेंगे, वो उस जहर जेनों के जहर का तरीक़ा कैसे होगा। फिर बॉर्डर एक आई थी उससे पहले फिल्म, फिर उसके बाद जो है वो और बहुत सारी फिल्में आई इनकी। लेकिन ये है कि ये जो अभी कुछ अरसे पहले इनकी फाइटर के नाम से आई थी मेरे ख्याल है फिल्म, जो उसके जहाज़ वगैरह उसमें चला रहे हैं, फिर रजी, फिर एलओसी, फिर ये मिशन मंजू, फिर फैंटम, और ये मतलब हर फिल्म के अंदर एक जगह पर आप ले जाके वहाँ मुसलमान विलन मुसलमान होता है, ठीक है, मुसलमान होता है, और जो भी मुसलमान होता है वहाँ का मकामी, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है, और वो होता मकामी है और पाकिस्तान से उसका लिंक होता है, ठीक है। तो ये फिल्म की जो है ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स के नतीजे में इतनी चीज़ वहाँ पे ये नफरत फैली कि जो भी मुसलमान आपको नजर आए समझ लो कि ये पाकिस्तान का एजेंट है। और ये बिल्कुल हासिल सी एक मशक थी। तो मैंने कहा 2-3-4 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि उस दिन रात को इनके जहाज़ गिने जा रहे थे। मैंने यहाँ पर किसी से एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा जी ये आप कहीं मामला आगे एक्सलेट हो जाए तो न्यूक्लियर का कब सोचेंगे? उन्होंने कहा सोचेंगे, हम कर देंगे। मैंने कहा क्या मतलब है? उन्होंने कहा हम कर देंगे। आपके अजीब आपने सवाल किए डॉक्टर शायद कि हम सोचेंगे न्यूक्लियर का? हम सोचेंगे नहीं, हम करेंगे। तो इसमें सोचना क्या हो, सोचेंगे हम बैठ के, मतलब हमारा कोई इजलास होगा कि हम सोच रहे हैं बैठ के। मैंने कहा जी अच्छा। मैं कहा ये तो बहुत बड़ी ख़तरनाक बात। लेकिन अब मुझे ये यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा है इस्लामाबाद में कि जो न्यूक्लियर से पहले के जो मराहिल हैं उन मराहिल में पाकिस्तान की जो दफाई, यानी एक तो था ना कि फ़ौरन कोई जंग हुई तो जनाब न्यूक्लियर तक मामला चला जाएगा। अब जो उससे पहले के मराहिल हैं उन मराहिल में पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम या अटैक सिस्टम जो है वो दोनों बहुत बढ़ चुके हैं। मतलब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आ गया है काफ़ी, जो जहाँ पहले था उससे पहले आपके पास बहुत वेपन्स हैं, आपका रिडार सिस्टम, आपके वेपन्स, आपके मिसाइल्स, आपका बहुत कुछ आपके पास है आर्टिलरी में, नेवल साइड पे, और आप उतना शो नहीं करते जितना है। मतलब एक और बात बड़ी यहाँ पर बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डिसेप्शन जो है ना वो, ये किसी दिन डिसेप्शन में न मारे, ये बहुत 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 अंडर एस्टिमेट शायद कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की सलाहियत को, और ये समझ रहे हैं कि शायद ये 2018 है या 2017 है या 2014 है। ऐसा नहीं है। पिछले 5-7 सालों में पाकिस्तान बहुत आगे गया है खामोशी के साथ, उसमें साइबर में, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहाज़ों के साथ लिंक कर दिया गया है। आपको चाइना ने तो बिल्कुल इंटीग्रेट कर दिया डीप सीक को, और अपने जो एडवांस उनकी टेक्नोलॉजी उनके जहाज़ों के साथ बिल्कुल इंटीग्रेशन हो गई है। अब मसला ये है कि अब यानी ये जो जहाज़ हैं अब सिर्फ जहाज़ नहीं रहे, मतलब इन जहाज़ों को ये कहना कि ये सिर्फ जहाज़ हैं, मतलब ये जहाज़ पूरे के पूरे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और उसी में क्लाउड भी है, उसी में रियल टाइम इन्फो भी आ रही है जहाज़ के अंदर, मतलब पूरे जहाज़ जो हैं वो पूरा एक अच्छा। अब इसमें मुझे नहीं पता कि इनको बुरा भला कहने की क्या ज़रूरत थी। मतलब पहले तो अमेरिकन को कहा, फिर उसके बाद तुर्की को कहा, फिर बाकी मुल्कों को कहा। अब आज जो है मैं ये देख के ये अफसोस हो रहा था मुझे कि देखें उनका बयान तो बड़ा सिंपल आया है ना। ये अगर थर्ड स्लाइड देखें, उन्होंने तो कहा राइजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, EU की जो
सरबराह उनकी तरफ से आया, तो दोनों साइड्स को रिस्ट्रेन करें और डायलॉग शुरू करें सिचुएशन के लिए। एस्केलेशन हेल्प्स नो वन। आई स्पोक टू बोथ डॉक्टर जयशंकर एंड जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार, उनसे बात हुई टुडे टू कन्वे। अब इतनी सी बात पे आप ज़रा रिएक्शन देखें क्या आ रहा है, मतलब जो मैंने कल भी, अब रिएक्शन देखें क्या है। टाइम्स नाउ, यूरोप हिपोक्रेसी। ओ भाई क्या कर दिया यूरोप ने यार। ये 9th स्लाइड देखें आप। EU डिप्लोमेट कैसे लाउड ऑन यूक्रेन, म्यूट ऑन, मतलब उनकी जो है ना वो इंडिया टुडे, यूरोप्स प्रॉब्लम, एक्सपर्ट साइड, जयशंकर, पेन, EU's हिपोक्रेसी ऑन, पहला वो भाई, मतलब बात ये सारी कि वो उसके नतीजे में एकदम जो अटैक शुरू होता है ना एक उनके ऊपर, तो वो उसमें गुस्सा है। अच्छा, अब ये गुस्सा क्यों है? ये या तो गुस्सा पहले दिन होता है ना, पहले दिन तो दुख, पहले तो देखें कभी कोई ट्रेजेडी होती है पहले दुख होता है, गुस्सा उसके बाद, पहले तो दुख, एक दुख का सेगमेंट है ना, दुख। आज 2 साल नहीं, 2 साल या 3 साल करीब हुए हैं मणिपुर के जो कश्तो खून की वहाँ पे जो एक जो भी हुआ है मणिपुर का, और अभी भी है, आज लॉकडाउन है सारे इलाकों में, मणिपुर बाकी सारे इलाकों। 3 साल हुए, 3 सालों में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एक दफा मणिपुर नहीं गए, एक दफा आप देखें ईगो जो होती है ना, ईगो किसी में भी जहां आप इनकिसारी दिखाएंगे ना लोगों में, अपने सामने लोगों, मणिपुर नहीं गए वजीर आजम मोदी। अब अंदाजा लगाएं। फिर आप 7 सिस्टर की बात जब होती है तो आप अब मणिपुर नहीं, अब उन रियासतों में गए नहीं जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त शोरिश है, कई सालों से एक दौरा नहीं किया। और आप देखिए कितने दिन हो गए हैं ये मकबूजा कश्मीर में साने को, तो वहां तो नहीं गए जाना। भाई आप वहां पर जाके लोगों से मिले, उनसे पूछे लोगों से कि भाई मिले, लोगों में नजर आए वहां में एक प्रोग्राम वेव्स हो रहा है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, वो IT बिजनेस है, वो चलते रहेंगे सारे, मगर एक ट्रेजिडी हुई है, ये पता नहीं क्या। मैंने आपसे कहा ना मणिपुर नहीं गए, मणिपुर में आग लगी हुई है, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं उसको, मणिपुर नहीं गए। तो जब आप उन इलाकों में जाएंगे ही नहीं, ना आप आसाम जाएंगे, ना आप मणिपुर जाएंगे, ना आप जो है वो नागालैंड जाएंगे, उन इलाकों में जाएंगे ही नहीं, और फिर कोई बयान आएगा कहीं बांग्लादेश की तरफ से, किसी और की तरफ से चिकन नेक का, तो आप कहेंगे कि ये आप हैं, आपकी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब इंडिया के इशू को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, और बहुत बड़े मामलात हैं। अगले चंद दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप के सऊदी अरेबिया आने की तैयारी हो रही है, और सऊदी अरेबिया वो जो पहुँचेंगे तो अगले दिन कोशिश ये हो रही है कि सऊदी अरेबिया ने एक तो कंडीशन रख दी है, खामोश सफारतकारी के तहत एक मैसेज भेजा है कि यहाँ पे इसराइल डिस्कस नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन के उनके साथ ताल्लुकात और ये सारे मामला डिस्कस होंगे ही नहीं, वो एजेंडे में नहीं है, वो एजेंडे का हिस्सा है ही नहीं, मतलब इसराइल एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। दूसरा, सऊदी अरेबिया में एक कोशिश हो रही है कि जो एक रात तो वो पहले एक दिन पहुँचेंगे, उनकी वहाँ पर वज़ीर आज़म और वली अहद से मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनसे मुलाकात होगी, बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, 13 तारीख को सारा कुछ होगा। कोशिश ये हो रही है कि अगले दिन उन्होंने जाना है फिर कतर, और कतर से मुत्तहिदा अरब अमारात, लेकिन सऊदी अरेबिया में कोशिश ये हो रही है कि अगले दिन जो है वो GCC कंट्रीज़ के रहनुमा वहाँ पहुँच जाएँ। अच्छा, 2 तो ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने खुद भी जाना है, लेकिन कुवैत, बहरीन, कुछ लोग, कुछ जो दीगर ममालिक हैं उनके, अरब लीग नहीं, GCC के ममालिक, तो उनके साथ भी एक मीटिंग हो जाए सऊदी अरेबिया में, और फिर उसके बाद वो जाएंगे कतर, अमीर कतर से मुलाकात होगी, फिर वो जाएंगे मुत्तहिदा अरब अमारात, उनकी मुलाकात होगी वहाँ के सदर मोहम्मद बिन जायद से, और फिर वो इसराइल का दौरा नहीं कर रहे। और आप वक्फा लें तो मैं आपको ये बताऊं कि ये हुआ पिछले 24 घंटों में कुछ बहुत ही अजीब सा मामला है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ये इंडिया के साथ हुआ है, उधर नेतन्याहू के साथ, मोदी उधर नेतन्याहू के साथ भी कुछ हो गया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, और वो उससे समझ आ रहा है कि ये अचानक जो खामोशी छाई है ना, देखें सारे मामला इंटरकनेक्टेड हैं, कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत ही अजीब और गरीब था, और उसके नतीजे में इधर की भी खामोशी छाई है, मोदी सरकार पे भी, उधर नेतन्याहू हिल गए अपनी जगह से, कुछ ऐसी चीजें पकड़ी गई हैं। ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब ने मौजूदा पाक भारत कशीदगी और खत्ते की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं से राब्ते भी किए हैं। पाकिस्तान के मौके जी, से वो सारा सफारती माउस में भी चल रहा है मामला। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल जो ये ग्रे लिस्ट वगैरह पे, ब्लैक लिस्ट वगैरह पे इंडिया को डालने की बात भी कोशिश हो रही है यहाँ से, मुझे नहीं पता कितनी कामयाब होती है, लेकिन कोशिश हो रही है कि उनको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट स्टेट और ये सारे मामला चल रहे हैं सफारती। लेकिन इसको देखना है कि आगे कमिंग डेज में ये मामला किस तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक दो बातें और हैं जिसमें जो बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपसे कहा कि ये कुछ और भी ऐसा था जो कि उस दिन हुआ, इस दरमियान में कोई ऐसा वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनका पता भी चल रहा है। मिसाल के तौर पे जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉश को उनके ओहदे से हटाया गया। अच्छा, उनके ओहदे से हटा दिया गया, और ये कल भी हमने बात की थी कि उनके ओहदे से हटा के मार्को रूबियो को उनकी जगह उनका एडिशनल चार्ज दे दिया गया और उनको भेज दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा में एक मुस्तकिल मंदूब के तौर पे। वो मुकम्मल तौर पे एज ए NSA जो है वो पूरा जो चेस ग्लोबल पॉलिटिकल चेस बोर्ड है उससे वो बाहर थे। सारे फैसले मशवरे उनसे बाहर रखा हुआ था उनको। मार्को रूबियो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो भी रहते हैं नहीं रहते अपनी जगह पे मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल वो भी NSA है। लेकिन आज वाशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया है, और उस वाशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी है, ये 44th वाशिंगटन पोस्ट ही कह रहा है कि जी माइकल वॉस की जो बरतरफी है उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो खामोशी से, एक तो सिग्नल गेट था ना, सिग्नल पे वो बातें लीक हो गई, लेकिन वो खामोशी से इसराइल के साथ राब्ते में थे। उनके वो सिग्नल पे इसराइली हुकाम से और नेतन्याहू से मुस्तकिल राब्ते में थे कि यहाँ पे ये बात हो रही है और क्या फ़ैसला हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये स्टीव विटकॉफ कर रहा है, तुम ये इशू रेज़ करो, वो एडम बॉलर डायरेक्ट हमास से बात कर रहा है, अच्छा तुम्हारे पास क्या है। ये इसराइल के साथ बराह रास्त ये राब्ते में थे। तो ये जो है, ये ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर एक बंदा बैठा हो और वो बंदा जो है वो जासूसी कर रहा हो इसराइल के लिए एक, और उनको इंफॉर्मेशन दे रहा हो, तो इसके ऊपर उनके यहाँ से हटाए जाने में ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो इसराइल के साथ ये बात कर रहे थे। और ये जो है ये बड़ी एक खौफनाक बात है। मतलब ये खौफनाक बात से मुराद ये है कि इसराइल जो है अब यकीनन गज़ा के हवाले से भी फैसले होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, और ये माइकल वॉश के दरमियान में थे इसलिए वो ईरान के साथ भी तातुल हो गया, वो आने वाले दिनों में मुकम्मल होगा। हुतीज़ ने ये कल से जब से ये बात हुई है ना ईरान के, तो हुतीज़ ने 4 मिसाइल दाग दिए आज इसराइल के ऊपर, 4 मिसाइल्स उन्होंने दाग दिए, और ट्रंप इंतज़ामिया के पास कोई हल नहीं है। अब कोई हल है ही नहीं कि वो किस तरह से यमन को और हुतीज़ को, उनके वज़ीर आज़म ने डिज़ाइन किया भी, उसमें बाद में बात करूँगा यमन में, लेकिन हुतीज़ ने आज 4 मिसाइल सारा दिन सुबह से लेके अभी शाम अभी तक वो इसराइल के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो सायरन बज रहे हैं वहाँ पे, वो एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, वो और ये उस वक्त हो रहा है जब जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की आमद की तैयारी हो रही है, और वहाँ पे विक्ट्री डे की जो तकारीब हैं उनकी तैयारी हो रही है, जहाँ पे शी जिनपिंग आ रहे हैं मॉस्को में, और वहाँ पे राजनाथ जी जो यहाँ के वज़ीर दिफा, उनको भी खामोशी से रशिया ने मना कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह कि आप भी तशरीफ़ ना लाएं। तो वज़ीर दिफा भी नहीं जा रहे, बल्कि वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा हैं। बहुत ही, यानी कहाँ वज़ीर आज़म मोदी, क्योंकि शी जिनपिंग आ रहे हैं ना, तो वो मतलब वहाँ ज़्यादा जो रहनुमा आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा देखना नहीं चाह रहे मॉस्को में इस वक्त मोदी सरकार के नुमाइंदों को। तो इनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल पे कोई संजय साहब हैं, वो वहाँ पे नुमाइंदगी करेंगे भारत की। यानी कहाँ इंडियन वज़ीर आज़म ने जाना था, फिर ये इन्होंने खुद ऐलान किया, राजनाथ सिंह ने, आखिर में मॉस्को से कहा जा रहा है कि यार यहाँ मतलब है कि बड़ा अच्छा हमारा खुशी का मरहला है, तो इस मौके पे हम मतलब है कि धीमे धीमे रखें, इनको पीछे ही रखें तो बेहतर है। शी जिनपिंग और उनका चाइनीज़ का बहुत बड़ा डेलीगेशन है, नॉर्थ कोरिया से भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये इस पूरे उसमें फिट नहीं हो रहे। ये भी ब्रिक्स में भी नहीं थे ना, तो मतलब है कि बहुत सारे इत्तेहादों से वो मतलब वो लोग इस वक्त अपने आप को, पहला सवाल होगा ना कि क्या हुआ भाई,
पहला सवाल ही हर जगह ये होगा, मीडिया होगा, आगे होगा, सब पहला सवाल ही होगा कि क्या हुआ वहाँ पे। और डिले करते जा रहे हैं, तो उसके बाद देखें ना ऑप्शंस क्या रह गए। ऑप्शंस ये रह गए कि ग्रे जोन वॉरफेयर में जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तामीर करने की कोशिश की गई ये पानियों के हवाले से, तो हम उसको तबाह कर देंगे, एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया, और उसमें भी वैसे काफ़ी अरसा लगेगा। अच्छा, वो हरियाणा में और पंजाब में आपस में आज फिर लड़ाई वहाँ शुरू हो गई पानी के हवाले से, लेकिन वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से असल इशू ये है कि ये हुआ क्या है। और अगर आप इकोनॉमिकली ये किसको लंबा करें और ये करते रहें, देखा अब दहशतगर्दी ज़रा भी हुई पाकिस्तान में तो फौरी तौर पर, मतलब ये कि देखें ये तो ग्रे जोन वॉरफेयर में चला गया ना मामला। ऑलरेडी पाकिस्तान के पास मैं रोज़ ये कह रहा हूँ कि जो सबूत हैं पाकिस्तान के पास, अब देखना ही कि पाकिस्तान उनके बारे में क्या करता है सवारते मामला पे। तो वो वहाँ पर राजनाथ जी नहीं जा रहे, ठीक है, वो वहाँ नहीं जा रहे, उनको मना कर दिया। एक तरह से यूँ समझ लें कि मॉस्को की तरफ से आया है कि यहाँ पे माहौल ख़राब होगा तो आप ना आए। दूसरा जो है वो ये है कि नेतन्याहू से बात करते हुए जनाब माइक वॉल्स पकड़े गए, और माइक वॉल्स उनसे बात कर रहे थे, और उनको उनकी बरतरवी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि वो इसराइल से बात करें। मैं आपको एक बात बताऊं जो आप बड़े अमेरिका के नज़दीक सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में जो सिक्योरिटी थ्रेट रहा है 2012 तक, वो जो है वो कोई और मुल्क नहीं रहा, कोई और तंजीम भी नहीं रही। सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी थ्रेट काउंटर इंटेलिजेंस के हवाले से रहा है वो इसराइल रहा है। इसराइल सबसे बड़ा उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट रहा है अमेरिका के लिए। ये बात सुनने में कितनी अजीब सी लगती है कि अमेरिका के लिए जो, अच्छा ये मैं स्काई न्यूज़ ज़रा कोट कर दूँ, 24 स्काई न्यूज़ 24, पाकिस्तान शूट्स डाउन 2 इंडियन वॉर प्लेन्स एंड कैप्चर पायलट। दूसरा किधर गया पता नहीं। ये जो है ये बहरहाल, तो ये जो है ये उस वक्त भी दो एक ही बात चल रही थी, बहरहाल जितने भी थे जहाज़ इनके गिर गए थे। अच्छा, लेकिन मैं जो बात ये कह रहा हूँ ना कि ये इसराइल एक CIA सबसे ज़्यादा अगर किसी पे नज़र रखती है, एक साहब थे, एक मौसूफ, उनका नाम था जोनाथन पोलार्ड। वो अमेरिका की CIA में काम करते थे, और उन्होंने कोल्ड वॉर के दौरान 1985 में उन्होंने जो इंतहाई अहम सीक्रेट्स थे वो उन्होंने मोसाद के हवाले कर दिए इसराइल के। वो इसराइल के लिए काम कर रहे थे। उसके बाद उनका ट्रायल हुआ, उनको 30 साल, अमेरिकन CIA ऑफिशियल को 30 साल की सज़ा हुई अमेरिका में कि तुम यहाँ पे अमेरिका में बैठ के इसराइल के लिए जासूसी करते हो। 30 साल जेल में गुजार के उस बंदे को रिहा किया, वापस भेजा, फिर वो भी इसराइल में कहीं सियासत में इधर उधर डाला हुआ। 30 साल। और ये जो है ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो जो, अच्छा इसको अगर आप देखें ना कि 2012 में, तो ये मैं जल्दी से वहाँ उस वक्त कोट करूँ कि ये 47 अगर हम दिखाएं, इज इसराइल द CIA टॉप काउंटर इंटेलिजेंस थ्रेट इन नियर ईस्ट। इसराइल को सबसे बड़ा काउंटर, मतलब वो सबसे ज़्यादा जो टेररिस्ट उसमें आता है ना, तो वो इसराइल है, वो और मुल्क नहीं है कोई। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये 2012 में फॉर्मर US ऑफिशियल से कि CIA कंसिडर्स इसराइल टू बी द मिडल ईस्ट बिगेस्ट स्पाई थ्रेट। फिर नेतन्याहू जो है 49, ये 2012 में ये डिनाई कर रहे हैं एसोसिएटेड प्रेस से स्टोरी के इसराइली स्पाई करते हैं CIA पे, करते हैं, वो पकड़े गए थे बहुत सारे इसराइली वहाँ स्पाइंग करते हुए। फिर 2015 में इसको रिहा किया। तो 50 स्लाइड, US इसराइली स्पाई जोनाथन पोलार्ड फ्रीड फ्रॉम प्रिजन आफ्टर 30 साल। 30 साल के बाद उस बंदे को छोड़ा। 30 साल अमेरिकन की वो उसमें रहा है जेलों में। और ये न्यूयॉर्क टाइम्स 2015 का, जोनाथन पोलार्ड 51, जोनाथन पोलार्ड अमेरिकन हु स्पाइड फॉर इजराइल रिलीज आफ्टर 30 ईयर्स। यानी अमेरिकन ने इसको पकड़ के, और फिर उसके बाद ये उनका जो मिलिट्री के उनका जराइद है 52nd military.com, ये जोनाथन पोलार्ड वाज वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग स्पाइज इन US हिस्ट्री। यानी वहाँ पर ये इन्होंने इसराइल ने हायर किया CIA के बंदे को कि CIA क्या कर रही है, CIA के सीक्रेट्स जो है हमें दे दो। और ये कोल्ड वॉर के दौरान ये बंदा CIA में काम करता था, मोसाद का एजेंट था, और इसने 30 साल का ट्रायल के बाद 30 साल उसको जेल में रखा, और उसके बाद वो रिहा हुआ।
तो बात ये कि ये वो माइक वॉल्स साहब वहाँ से टेलीफोन पे बात कर रहे थे। शुक्र है कि कोई ऐसी अभी तक बात नहीं सामने आई कि उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो उनको यूनाइटेड नेशंस भेजा है। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट की जो स्टोरी है ये इंतहाई डैमेजिंग है, ख़तरनाक है कि किस तरह से इस तरह के जो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, जिनको कुछ रियासतें अपना मॉडल बना के चलती हैं, वो अपने ही दोस्तों, दुश्मनों को तो छोड़ दे, दोस्तों के लिए भी वबाली जान बन जाते हैं। ठीक है, तो ये, और उसके उस वक्त ये हुआ, और ये आज तक उनके यहाँ ये बात डिस्कस होती है। मैं कहता हूँ ना, डंप कर देंगे इसराइल प्रोजेक्ट। ये 2012 में फॉरेन पॉलिसी जर्नल ने एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट शाये की थी कि यूएस प्रिपेयरिंग, 46 जिसने पढ़नी हुई है अवेलेबल है, यूएस प्रिपेयरिंग फॉर अ पोस्ट इजराइल मिडल ईस्ट। ये कई सालों से अमेरिकन ये प्लान कर रहे हैं कि इसको डंप करके कोई ऐसा मिडल ईस्ट हो जिसमें इसराइल के बगैर हम। अब ये जो ट्रंप यहाँ आ रहे हैं, सऊदी अरब इसराइल नहीं जा रहे, और यहाँ डिस्कस नहीं होगा, इसराइल डिस्कस नहीं होगा, ना गजा सीज फायर ना कुछ, उससे पहले हो जाएगा उसका, वो डिस्कस नहीं होगा। यानी पहले था ना नॉर्मलाइज करना है आपने, कोई अब्राहम अकॉर्ड करना है आपने, कोई नॉर्मलाइजेशन करनी है। और साथ ही जो डिफेंस डील है सऊदी अरेबिया की, वो किसी भी तरह से, जो एक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है, तो वो किसी भी तरह से लिंक नहीं है इजराइल के साथ। और दूसरी जो बात है, चाइना ने इसको खुशामदीद कहा है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो डील हो रही है, चाइना की तरफ से भी खुशामदीद कहा है। देखें, मुल्क बड़े तरीके से अपनी पॉलिसी को आगे लेके चल रहे हैं। 3.5 बिलियन मिसाइल सेल जो होने जा रही है वहाँ पे। पहले तक कंडीशन, अच्छा जी इसराइल को मानेंगे तो होगा, ये इसराइल का नाम ही नहीं लिया जाएगा। वहाँ बात होगी, अरब ममालिक की बात होगी। अभी जीसीसी के लोगों को बुलाया, हो सकता है मशवरा को बुलाएं, लेकिन थोड़ा सा शायद वो ट्रम्प मिलना चाहते हैं मशवरा से, लेकिन जीसीसी में चूँकि नहीं है सीरिया, तो शायद वो ना आए। अगर अरब इसको अरब लीग कर दिया उन्होंने, कोशिश अभी हो रही है, अभी कोई कंफर्मेशन कहीं से नहीं आ रही, लेकिन ये मुझे पता है कि अगले दिन एक समिट बुलाना है की कोशिश हो रही है सऊदी अरेबिया में, जिसमें इन 3 मुल्कों के अलावा जो मुल्क हैं उनको बुला लिया, जो बहरीन, कोवैत, बाकी जो मुल्क हैं सारे, उनके सरबराहान मिले आके। प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि मैं मिलूं। अच्छा, तो ये तो इसराइल इसमें नहीं है, इसराइल फारिग हो गया। और इसी दौरान जो स्टीव विटकॉफ है, उनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट हो गई, वो जासूस पकड़ा गया अंदर। वो वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वो बंदा पकड़ा गया है जो मालूमात फराहम कर रहा था। ये वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है, ये मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ दोबारा 44 स्लाइड वाशिंगटन पोस्ट को, कि वाशिंगटन पोस्ट जो है उसके मुताबिक वो बंदा पकड़ा गया है जो अमेरिका में बैठ के जो है वो बात कर रहा था, उनको खबरें दे रहा था अंदर की, और बंदा भी छोटे लेवल का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अच्छा, बात ये सारी कि ये जो है ये इसमें इनको मणिपुर जाना चाहिए था। देखें, मणिपुर ये नहीं गए 2 साल, क्यों नहीं गए? अब मुझे बताएं कि जब ये 2 साल से वहाँ पे एक टर्मोइल है, अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, मणिपुर नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म भारत का ना मणिपुर जा रहा है, ना मिज़ोरम जा रहा है, ना वहाँ पे आसाम जा रहा है, ना नागालैंड जा रहा है, वहाँ जा ही नहीं रहा। मतलब एक ज़िद है कि मैं नहीं जाऊँगा, मतलब है कि जो मतलब प्रेसिडेंशियल रूल लग गया, वहाँ तसादुम हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए। और इन 2 सालों में 44 टाइम्स वो गैर मुल्की दौरों पे गए। आप अपने मुल्क में कहीं मसला हो और आप ना जाएं, अच्छा हो, बुरा हो, क्राइसिस हो, कोई प्रॉब्लम हो, जो भी हो, आप जाके वहां बैठ जाएं, कुर्सी डाल के बैठेंगे, यार मसले को मैंने हल करना है। आप 44 दफा मुल्क से बाहर गए। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के आगे पीछे 100 क्राइसिस होते हैं, तो पहला सवाल क्या उठता है कि ये क्यों नहीं गए लोग? और सारे लोग पहुंचे होते हैं, अस्करी क़यादत भी जाती है, फौरी तौर पर रश करते हैं। यहाँ पे ये जो है वो मतलब ये बड़ी सोची तो खैर पाकिस्तान में सच नहीं है, लेकिन कुछ सानिया पेश आता है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या, वो उधर जनाब फौरी तौर पे सिविलियन लीडरशिप भी जाती है और फौरी तौर पे आपकी मिलिट्री लीडरशिप भी जाती है। वहाँ लोगों से जो शोधा हैं उनसे ताज़ियत, उनके घर वालों से पूछते हैं इशू क्या है भाई, क्या मामला है, कैसे है। मतलब यानी 2 साल से आग लगी हुई है 7 सिस्टर स्टेट्स में, और 44 टाइम्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर जाते हैं और मणिपुर नहीं जाते। अब मुझे बताएं, अगर इस तरह आपने मुल्क चलाना है, अब हो रहा है गजा, इसमें कश्मीर में हो रहा है, मतलब मैं नहीं करूँगा, मतलब जो करना है करो, फ़ौज को दे दिए इख्तियारात। फ़ौज जो है आखिर में फिर फ़ौज कर दे तो फ़ौज पे अमल पर डाल देंगे आप बैकअप का। मुझे तो पता ही नहीं था ये फ़ौज ने किया है। मतलब क्या स्ट्रेटजी क्या है?
और फिर उसके बाद जो है वो अगर आप ये कि जी हम आहिस्ता आहिस्ता पानी को करेंगे, फलां करेंगे, डिमा करेंगे, वो सफारती लोग आ गए हैं, बाकी लोग जो सीरियस माइंडेड आ गए हैं वो फिर अपने हवाले से करेंगे, वो शोर गोगे से हट के वो फिर अपने हवाले से मामला तय करेंगे ना। अजित दोवल फारिग हो गए। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस NSA, इंडियन NSA हैज बीन सैक्ड, इज बीन डंप्ड, क्योंकि आपका जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर आपको कत्ल के इल्जाम में ढूंढ रहा है, तो ये पूरा जो इंडिया को बिल्कुल अलग रखें। ये बात हो रही है मोदी सरकार की। अब इनकी वजह से इन्होंने जो कुछ किया है हसीना वाजिद के थ्रू वहाँ पे, अब जनाब वहाँ पर बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं और वो वहाँ पे जनाब तैयारी पकड़ रहे हैं। जो मजहबी जमातें हैं वो बड़ा उनका मुजाहरा हुआ। ढाका ट्रिब्यून 21, इन्फ्लुएंशियल इस्लामिस्ट प्रॉमिस शरिया एज दे रेडी फॉर पोल्स। मतलब ये 21st स्लाइड देखें, वो बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं मुख्तलिफ मजहबी जमातों के, और वो तैयारी पकड़ रहे हैं। अच्छा, खालदा ज़िया भी वापस आ रही हैं, 1-2 दिन में वापस बांग्लादेश पहुंच रही हैं। खालदा, नॉट हसीना वाजिद, वो तो गायब हैं कहीं, वो वहाँ पहुँच गए हैं। दूसरी बात ये है कि ज़ेलेंस्की, कल भी मैंने कहा था ज़ेलेंस्की डंप हो गए, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने सिर्फ 3 दिन हो गए, 3 दिन से आज क्लियर कर दिया उन्होंने कि 3 दिन से ज़्यादा मैं सीज़फायर को आगे नहीं करूँगा। 3 दिन रहेगी सीज़फायर विक्ट्री परेड के दौरान, उससे आगे के लिए ज़ेलेंस्की को मुझसे बातचीत करनी पड़ेगी। ज़ेलेंस्की मुझसे बात, खुद तो नहीं का प्रेसिडेंट पुतिन, नीचे उनके स्टाफ ने कहा कि 3 दिन से ज़्यादा, और जनाब उधर ओडिशा भी जाने वाली है, ये वो साइन कर दिया सरेंडर डॉक्यूमेंट। वो तो अमेरिका कह रहा है हमारे साथ किया ना साइन, क्योंकि हमारे पैसे देने थे इसने, तो क्रिटिकल मिनरल्स वाला मुआहदा साइन हो गया। बाकी जो सीज़फायर है वो तो आप उनके साथ करें ना, डायरेक्ट बात करें रशिया के साथ। तो रशिया ने 3 दिन की रखी हुई है सीज़फायर, और उससे पहले भी दबरदूद हो रहा है यूक्रेन और ज़ेलेंस्की, और उसके बाद भी होता रहेगा। ता वक्त ये कि ज़ेलेंस्की उनके साथ एक अलग से अमन मुआहदा साइन ना करें। ये अमन मुआहदा नहीं है, ये मिलर डील है। अमन मुआहदा अमेरिकन निकल गए बीच में से, वो कह रहे हैं ये अमन मुआहदा नहीं है भाईजान, ये क्रिटिकल मिनरल डील्स हैं। आपने जो हमारा पैसा देना था वापस, ये उसका है, ठीक है, और हम आपको सिक्योरिटी कवर नहीं देंगे और ना कोई इंटेल प्रोवाइड करेंगे। अब इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी बराह रास्त किससे, प्रेसिडेंट पुतिन से। तो प्रेसिडेंट पुतिन भी खुश विक्ट्री डे की तैयारी कर रहे हैं, शी जिनपिंग की तैयारी कर रहे हैं वहाँ जाने की, और जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे, सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, दी दाउदिल फटशेरा, इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं, बाकी लोग भी साथ जाएंगे। दरमियान में सीज़फायर तय पा रही। वो जासूस पकड़ा गया ना बीच में से, जो गड़बड़ कर रहा था, ये वो नेतन्याहू के साथ लगा हुआ था, वो पकड़ा गया, जॉनथन पोलार्ड टाइप करेक्टर, तो वो पकड़ा गया, उसको वहाँ फायर किया वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक। और अब ये सारा रौला पड़ा हुआ है। इस दौरान जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल क्या कह रहा है, 41st इन 4th अटैक इन अ डे इजरायली डिफेंस फोर्सेस से कि हूती मिसाइल इंटरसेप्टर, 4th अटैक इन 1 डे। आज 4 अटैक्स हुए हैं। कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूं कि मैं अपनी सेक्रेटरी को कहूं कि फ़ोन करें अमेरिकन को और हूतीस को, और उसके आप दोनों डीएक्सेलेट करें। मतलब मेरी गुजारिश है, आप दोनों ये कशीदगी कम करें। भाई सभी कर रहे हैं तो हम भी कुछ जाते हैं बीच में। कशीदगी कम करें, खत्ते के अमन लेकर आएँ। और ये है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के दरमियान, मतलब एक बयान दावरे में क्या अर्ज है, ट्वीट कर दिया जाए किसी का। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम काबू में नहीं आ रहे ना हूतीज और अमेरिका की कशीदगी, तो हम तो कह सकते हैं ना ऐसे ही करने में क्या है, सभी कर रहे हैं तो हम भी कर दें, मैं कर दूँ, क्या है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुर्दों नवा खिलों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।